इन्फिनिट आर्काइव में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास, भू राजनीति, विज्ञान और इंसानी महत्वाकांक्षा की अनकही कहानियों को सामने लाते हैं। आज हम अपने समय के सबसे गंभीर और खतरनाक विवादों में से एक में उतरेंगे। एक संघर्ष जो तेल और जमीन के लिए नहीं है, बल्कि कुछ और भी ज्यादा कीमती चीज के लिए है, पैनी। यह नील, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम और इथियोपिया के विकास के सपने और मिस्र के अस्तित्व के डर के बीच टकराव की कहानी है। नक्शे पर यह बस एक रेखा है, उत्तर पूर्व अफ्रीका के रेगिस्तानों से होकर जाती हुई एक नीली धमनी, लेकिन असलियत में इस रेखा ने कई साम्राज्यों की किस्मत लिखी है। यह है नील नदी। 5000 सालों से भी ज्यादा समय से नील सिर्फ पानी से ज्यादा रही है। यह खाने का एक जरिया है, एक व्यापार मार्ग, एक धार्मिक प्रतीक और मिस्र के अस्तित्व की वजह भी आई। प्राचीन मिस्रवासी इसे एक देवता की तरह पूजते थे, ये मानते हुए कि इसकी बाढ़ स्वर्गीय आशीर्वाद है। हेरोडोटस, जो एक यूनानी इतिहासकार थे, उन्होंने मिस्र को नील का उपहार कहा था। लेकिन आज यह प्राचीन नदी एक बहुत ही आधुनिक विवाद के केंद्र में है। इन सब के केंद्र में कंक्रीट, इस्पात और महत्वाकांक्षा की एक संरचना है, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम या GRD। इथियोपिया में ब्लू नील पर बना यह अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। इथियोपिया के लिए यह एक राष्ट्रीय विजय है, मिस्र के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है। यह एक भू राजनीतिक गतिरोध है जहां दांव पर तेल के बैरल नहीं, बल्कि घन मीटर में पानी है। एक ऐसा विवाद जो भविष्य को अतीत के खिलाफ खड़ा करता है, विकास को निर्भरता के खिलाफ और अफ्रीका के दो सबसे शक्तिशाली देशों को एक दूसरे के खिलाफ। नील सिर्फ एक नदी नहीं है, यह 11 देशों में 250 मिलियन से ज्यादा लोगों के लिए एक जीवन रेखा है। फिर भी इसका 85% से ज्यादा प्रवाह इथियोपियाई पहाड़ियों से होता है, जहां भारी मौसमी बारिशें ब्लू नील को पानी देती हैं। नील का लगभग 66% पानी जो मिस्र तक पहुंचता है, सिर्फ इसी सहायक नदी से आता है। कई सदियों से व्यवस्था सरल थी, पानी उत्तर की ओर बहता था और मिस्र उसका उपयोग करता था। लेकिन 2011 में इथियोपिया ने एक बहुत बड़ा बांध बनाना शुरू किया, जो इस पुराने संतुलन को बिगाड़ देता है। ऐसा करके इसने सिर्फ नदी के बहाव को ही नहीं बदला, बल्कि आधुनिक अफ्रीका के सबसे खतरनाक विवादों में से एक को जन्म दे दिया। तो यह विवाद हल करना इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब देने के लिए हमें कहानी के दोनों पक्षों को सुनना होगा। इथियोपिया की प्रेरणा को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आधी आबादी के पास बिजली नहीं है। 2020 तक 85% से ज्यादा इथियोपियाई लोगों के पास विश्वसनीय बिजली नहीं थी। छात्र मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करते थे, अस्पताल अविश्वसनीय जनरेटरों पर चलते थे, फैक्ट्रियां प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाती थीं। इथियोपिया अफ्रीका के सबसे बड़े देशों में से एक था, लेकिन वह ऊर्जा गरीबी में फंसा हुआ था। ब्लू नाइल पर बांध बनाने का विचार नया नहीं था। 1950 और 60 के दशक में अमेरिकी ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ने इथियोपिया का सर्वे किया और बड़े बांधों के लिए स्थानों की पहचान की। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मिस्र का विरोध और धन की कमी ने इस सपने को पूरा नहीं होने दिया। यह अप्रैल 2011 में बदला, जब इथियोपिया के दिवंगत प्रधानमंत्री मेल्स जेनावी ने इस परियोजना की शुरुआत की घोषणा की। सूडान सीमा के पास निर्माण शुरू हुआ और इथियोपिया ने घोषणा की कि वह इस बांध को खुद ही वित्त पोषित करेगा। यह केवल बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं था, यह राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बन गया। हर वर्ग के इथियोपियाई लोगों ने योगदान दिया। सरकारी कर्मचारियों ने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया, प्रवासी समुदाय ने लाखों रुपये जुटाए और स्कूली बच्चों को प्रतीकात्मक बांड खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुल मिलाकर इस बांध पर लगभग $5 अरब खर्च हुए, जिसे लगभग पूरी तरह से इथियोपियाई लोगों ने ही वित्त पोषित किया। यह परियोजना बहुत बड़ी थी, 170 मीटर ऊंचा, 1.8 किलोमीटर चौड़ा, 72 अरब घन मीटर जलाशय क्षमता, स्थापित क्षमता 550 मेगावाट, जिसे 6450 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। इथियोपिया के कुल उत्पादन को दोगुना करने के लिए इतनी बिजली पर्याप्त थी। सितंबर 2025 में 14 साल के निर्माण और 2023 में पूरा हुए चरणबद्ध भराव प्रक्रिया के बाद इस बांध का औपचारिक उद्घाटन किया गया, जो इथियोपिया के नए साल के उत्सव के साथ मेल खाता था। इथियोपिया के लिए यह केवल एक बांध से अधिक था, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र था, दुनिया के शीर्ष 20 सबसे बड़े संयंत्रों में से एक। यह स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और औद्योगिकीकरण को ऊर्जा देने की शक्ति का प्रतीक था। इसके लाभ इथियोपिया से आगे भी जाते हैं। योजनाओं में सूडान, केन्या, जिबूती और यहां तक कि पूर्वी अफ्रीका में भी बिजली निर्यात करना शामिल है, जिससे सालाना $8 अरब से अधिक उत्पन्न हो सकता है। इथियोपिया अफ्रीका के हॉर्न को
साझा बिजली ग्रिड के जरिए जोड़कर एक क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र बनने का सपना देखता है। अदीस अबाबा के दृष्टिकोण से यह बांध आक्रामकता नहीं है, यह न्याय है। सदियों से इथियोपिया, जो नाइल के 85% पानी का स्रोत है, देखता रहा कि उसके लोग अंधेरे में संघर्ष कर रहे थे, जबकि पानी मिस्र के खेतों को पोषित कर रहा था। इथियोपिया जोर देता है कि उसके पास अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का संप्रभु अधिकार है। यह इथियोपिया का सपना है, पानी को ऊर्जा में बदलना, अंधेरे को रोशनी में और निर्भरता को समृद्धि में। अंतरिक्ष से मिस्र एक बहुत बड़ा पीला रेगिस्तान लगता है, जिसे एक अकेला हरा धागा नील काटता है। मिस्र की लगभग पूरी 108 मिलियन आबादी इसी संकरी पट्टी के किनारे रहती है, जो उसके भूभाग का 5% से भी कम है। नील के बिना मिस्र का अस्तित्व ही नहीं है। आज इसका 90-95% ताजा पानी इसी नदी से आता है। मिस्र का प्रति व्यक्ति जल हिस्सा अब हर साल 573 घन मीटर से कम है, जो जल संकट को परिभाषित करने वाले 1000 घन मीटर की सीमा से बहुत कम है। कृषि इस आपूर्ति का लगभग 80% उपयोग करती है, लाखों लोगों को खिलाती है और आजीविका को बनाए रखती है। इसी वजह से जियड मिस्र के दिल में डर पैदा करता है। पहली बार एक ऊपरी देश के पास नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने की भौतिक शक्ति है। मिस्रवासियों को डर है कि सूखे के वर्षों में इथियोपिया पानी रोक सकता है, जिससे उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल जाएगी और उसकी अर्थव्यवस्था पंगु हो जाएगी। नील पर मिस्र का दावा इतिहास में निहित है। 1921 की एंग्लो मिस्र संधि, जिसे ब्रिटेन ने मध्यस्थता की थी, मिस्र को ऊपरी परियोजनाओं पर वीटो शक्ति देती थी। मिस्र और सूडान के बीच 1995 की नील जल समझौते ने नदी के प्रवाह को आवंटित किया। मिस्र के लिए 5 अरब घन मीटर, सूडान के लिए 1805 अरब घन मीटर और इथियोपिया या बाकी ऊपरी देशों के लिए कुछ भी ना ही। इथियोपिया इन औपनिवेशिक युग की संधियों को अन्याय मानता है। मिस्र जोर देता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी हैं। यही कानूनी गतिरोध इस विवाद के मूल में है। एक दशक से अधिक समय से मिस्र गेयर्ड संचालन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के लिए दबाव डाल रहा है, खासकर सूखे के दौरान। इथियोपिया ने इसका विरोध किया है, केवल गैर बाध्यकारी दिशा निर्देश ही पेश किए हैं। अफ्रीकी संघ, अमेरिका और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मध्यस्थता की गई वार्ताएं बार बार विफल हुई हैं। बयानबाजी बहुत तीखी रही है। राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने चेतावनी दी है, नील एक लाल रेखा है। मिस्री अधिकारियों ने बांध को अस्तित्व का खतरा घोषित किया है। सितंबर 2025 में बांध के उद्घाटन के बाद मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक औपचारिक विरोध भेजा, अपनी जल सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी उपाय लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए। वैज्ञानिक पर्यावरणीय परिणामों की भी चेतावनी देते हैं। गेयर्ड उपजाऊ गाद को रोक देगा, जिससे मिस्र को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर होना पड़ेगा। कम प्रवाह नील डेल्टा की लवणता को और खराब कर सकता है, जो पहले से ही बढ़ते समुद्र स्तर से खतरे में है। एक बहुवर्षीय सूखा लाखों लोगों को विश्वसनीय पीने के पानी के बिना छोड़ सकता है। अब तक उदार वर्षा ने इस झटके को कम किया है, लेकिन मिस्र भविष्य से डरता है। मिस्रवासियों के लिए गेयर्ड प्रगति की विजय नहीं, बल्कि असुरक्षा का दुःस्वप्न है। इथियोपिया का सपना पूरा होने और मिस्र के लिए बुरा सपना आने के साथ गेयर्ड ने नील बेसिन की भू राजनीति को बदल दिया है। सूडान खुद को बीच में फंसा हुआ पाता है। एक तरफ उसे लाभ हो सकता है, बाढ़ का स्थिर होना, सस्ती बिजली, सिंचाई की क्षमता का बढ़ना, लेकिन सूडान को खतरों का भी डर है। भरने के चरणों के दौरान रुकावटें, बांध की सुरक्षा में संभावित विफलताएं और उसके अपने रोजेरिस बांध की कमजोरी, जो सिर्फ 100 किलोमीटर नीचे की ओर है। सितंबर 2025 में मिस्र और सूडान ने एक संयुक्त घोषणा जारी की, जिसमें गेयर्ड को लगातार खतरा बताया गया और अपनी अविभाज्य पानी की सुरक्षा की रक्षा करने का वादा किया गया। इस विवाद को प्रतिस्पर्धी कानूनी ढांचे और भी मुश्किल बना देते हैं। मिस्र और सूडान औपनिवेशिक युग की संधियों पर अड़े हुए हैं। इथियोपिया और अन्य ऊपरी देश सहयोगी रूपरेखा समझौते का समर्थन करते हैं, जो 2022 में लागू हुआ था। यह समझौता सभी बेसिन राज्यों के लिए उचित और सही इस्तेमाल पर जोर देता है। इससे दो समानांतर कानूनी वास्तविकताएं बन जाती हैं, जिनके बीच सामंजस्य बिठाने के लिए कोई स्पष्ट प्राधिकरण नहीं है। अफ्रीका से पेरे गेयर्ड ने वैश्विक शक्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। अमेरिका मिस्र को कूटनीतिक रूप से समर्थन देता है, हालांकि वह बातचीत पर जोर देता है। चीन, इथियोपिया का शीर्ष बुनियादी ढांचा साझेदार, चुपचाप अदीस अबाबा का समर्थन करता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश दोनों देशों में निवेश करते हैं, नील कृषि के जरिए खाद्य सुरक्षा चाहते हैं।
रूस ने इथियोपिया और मिस्र दोनों को सैन्य सहयोग की पेशकश की है और इस प्रतिद्वंद्विता का लाभ उठा रहा है। इस तरह गेड सिर्फ एक अफ्रीकी मुद्दा नहीं है, यह एक मंच है जहां वैश्विक भू राजनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा टकराते हैं। गेड अब सिर्फ एक योजना नहीं है, यह 170 मीटर की ठोस सच्चाई है। इसने नील नदी की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। इथियोपिया के लिए यह आजादी और प्रगति की जीत है। मिस्र के लिए यह एक बड़ा खतरा है। सूडान के लिए यह एक खतरनाक संतुलन है। कठिन सच यह है कि दोनों पक्षों के दावे सही हैं। इथियोपिया के लोगों को बिजली और प्रगति चाहिए। मिस्र के लोग नील नदी के बिना जी नहीं सकते। मामला सिर्फ पानी का नहीं है, यह भरोसा, आजादी और नियंत्रण का है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समन्वित प्रबंधन हो तो ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम सभी को लाभ पहुंचा सकता है, सूखे से बचाकर, बिजली उत्पन्न करके और पानी का सर्वोत्तम उपयोग करके। लेकिन सहयोग के लिए विश्वास चाहिए, और नील बेसिन में विश्वास सबसे दुर्लभ संसाधन है। तो सवाल अब भी बाकी है, क्या ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम साझा प्रगति का प्रतीक बनेगा, अफ्रीका में सहयोग की नींव बनेगा, या इसे अविश्वास का एक ठोस स्मारक सिर्फ पानी का ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय शांति का भी बांध माना जाएगा? नील हमेशा से एकता की शक्ति रही है, सभ्यता की धमनियों में से एक। यह जीवन का स्रोत बनी रहती है या संघर्ष का कारण बनती है, यह आज लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। नील का भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। आप इन्फिनिट आर्काइव देख रहे थे। अगर आप हमारी दुनिया को आकार देने वाली जटिल शक्तियों, भू राजनीतिक गतिरोध से लेकर तकनीकी क्रांति तक के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो सदस्यता लेना और सूचना घंटी दबाना न भूलें। और टिप्पणियों में हमें बताएं, क्या आपको लगता है कि नील विवाद सहयोग में समाप्त होगा या संघर्ष में? देखने के लिए धन्यवाद।